नहीं ला सके। है चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा अभी देख ले एक दफा। अच्छा हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह भी कर चुके थे। ठीक है हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है एक थर्ड वेरिएबल में आप इन दोनों को ऐड करके स्टोर कर सकते हो। हम लोगों ने इसके भी शुरू कोड वगैरह कर लिए थे। हम लोगों ने देखा सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा साइन यूज होता है, ये वाला। ठीक है वही जो तुम लोग नॉर्मली अपने मैथ्स में यूज करते हो। हम लोगों ने देखा डिवीजन के लिए तुम लोगों का यूज होता है ये वाला स्लैश। ठीक है हम लोगों ने देखा कि कैसे दो वेरिएबल्स को आपस में डिवाइड कर सकते हैं या एक वेरिएबल को नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। उसका आंसर तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है फिर हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन का पढ़ा। मल्टीप्लीकेशन में कौन सा होता है यूज, स्टेरिक कहते हैं इसे। स्टेरिक यूज होता है ये तुम लोग का स्टार साइन। ठीक है अगर दो वेरिएबल्स को ये दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो तो इसको ऐसे लेते हैं हम लोग। आंसर तीसरे वेरिएबल में जाकर स्टोर कर दिया। ठीक है हम लोगों ने फिर इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी किए थे। इस तरह कर चुके थे हम लोग स्क्वायर रूट वगैरह। फिर हम लोगों ने आगे दो फंक्शन और पढ़े, मॉड और डिव। ठीक है मॉड्यूलर मॉड्यूलर कुछ याद है? पहले डिव से स्टार्ट करते हैं। डिव क्या करता है, डिवाइड करता है पर स्लैश और डिव में क्या फर्क है? हाँ ये क्या करता है कि अगर तुम लोग का आंसर फॉर एग्जांपल 5/2 नॉर्मली अगर तुम लोग करोगे आंसर आता है 2.5। और अगर तुम लोग अब ये फंक्शन यूज करते हो ना 4 डिव 2 सूडो कोड में लिखते हो तो इसका आंसर क्या आएगा 2। बेसिकली क्या करते हैं ये वाले जो डेसिमल के बाद वाली जगह होती है ना, जो भी नंबर होता है इसे हटा देते हैं और उसको फ्रंट वाला नंबर दे देता है, होल नंबर आउटपुट करता है, ये इंटीजर्स को सिंपल आउटपुट करते हैं। ठीक है हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स भी देखी। फॉर एग्जांपल 10 डिव 3 और या अगर तुम वेरिएबल्स को दो आपस में डिवाइड कर रहे हो तो num1 div num2 और उसको तीसरे वेरिएबल में जाके असाइन कर दिया। अब मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाया। फॉर एग्जांपल 5/2 कर रहे हैं तो उसका आंसर होता है 2.5। 5 div 2 कर रहे हो तो इसका आंसर होगा 2। हम लोगों ने इसके सूडो कोड्स वगैरह भी लिखे थे। नहीं सूडो कोड नहीं लिखे थे हम लोगों ने, वैसे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो हम लोगों ने पढ़ा था। एक सेकंड इसको भी देख लेते हैं। इसको मोड के नाम से बोलो फिर। ठीक है मोड क्या करता है, बेसिकली तुम लोग को जो भी डिवाइड करके आंसर का रिमाइंडर होता है ना वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को कहा था अगर मैं 5, एक सेकेंड, मैं अगर करूँ 5 mod 2, ये मैंने कमांड लिखी है तो इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा 1 1 1 1। अच्छा देखो ये क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं ना दो आपस में इस तरह करके डिवाइड करते हैं। ठीक है 2 × 2 4। इधर बताओ मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो मेरा ये कमांड बेसिकली दो आंसर्स को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर रिटर्न करती है। ठीक है तो आई गेस ये क्लियर हो चुका था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई है तो मुझसे भी पूछ लो। हम लोगों ने इसके वेरिएबल्स के साथ भी देख लिया था कैसे कमांड लिखती हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वेरिएबल आपस में डिवाइड करके उसका रिमाइंडर रिटर्न हो तो उसके लिए मैं कमांड क्या लिखूंगा, आंसर num1 mod num2। ठीक है अब मेरे अगर num1 में 5 स्टोर है, नहीं 5 स्टोर है, इसमें 2 स्टोर है, तो मेरे आंसर में जाके क्या स्टोर होगा 1। ठीक है इस चीज का ध्यान रखना है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अच्छा मोड्यूलो देव और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना रही। स्लैश और डेव में समझ आ गया डिफरेंस क्या था। डेव क्या करता है, डेसिमल्स को नहीं करता, खाली इंटीजर्स को रिटर्न करता है डिवाइड करके। स्लैश अगर डिवीजन यूज करें नॉर्मल तो क्या करते हैं, पॉइंट को भी साथ में रिटर्न करता है। मोड क्या करता था, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है अब हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल। ठीक है इंक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल। इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल। इंक्रीमेंट का नॉर्मली मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना बाय 1। इंक्रीज के इंक्रीमेंट का सेल्फ डेफिनेशन है किसी चीज को इंक्रीज करना बाय 1। अगर मैं 2 को इंक्रीमेंट करता हूँ, इंक्रीमेंट करने के बाद आंसर क्या आएगा 3। ठीक है इंक्रीमेंट का ये मतलब होता है। डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है,
-1 कर देना बेसिकली। अगर मैं 2 को डिक्रीमेंट करूँ तो क्या होगा, बेसिकली 1 होगा इसका आंसर। अब हम लोग वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, ये भी आसान होगा तुम लोगों के लिए। कुछ सोचो, कुछ सोच सकते हो कैसे कर सकते होंगे। हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशन देख लिया कैसे चलते हैं। तो अगर एक वेरिएबल को मैं इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ num1 के नाम से, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या कमांड होनी चाहिए? हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग। बेसिकली इंक्रीमेंट होता है +1 करना, इंक्रीमेंटिंग 2 = 3। अब सिंटेक्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल का नाम है तुम लोगों ने लिखा, उसके अंदर आके क्या स्टोर कर रहे हो, वेरिएबल +1। ठीक है, जो भी वेरिएबल को तुम लोग इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो। इसको एग्जांपल के तौर पे भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल num2 है, ठीक है, num के अंदर वैल्यू साइन है 2। ठीक है, हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, इसको ऐसे बना लिया num2। तो हमारी अब ये कमांड में क्या हो रहा है, इधर 2 स्टोर है, इधर भी 2 स्टोर है, इसको फिलहाल छोड़ो, और इधर +1 हो रहा है। तो इसका जो भी आंसर होगा ये इसी वेरिएबल में आके स्टोर हो रहा है दोबारा वापस आके। ठीक है, तो अब num2 में इस कमांड के बाद क्या आंसर आ जाएगा, 3। सिंपल। आपका इंक्रीमेंट इस तरह होगा, वेरिएबल एरो वेरिएबल +1। ठीक है, अब डिक्रीमेंट कर लेते हैं एक दफा। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ नंबर, डिक्रीमेंटिंग 3 विल गिव अस 2। ठीक है, अब तुम लोग खुद इसका सिंटेक्स बताओ, तुम लोग खुद इसको सोच सकते हो। क्या लिखूंगा मैं डिक्रीमेंट करना है वेरिएबल को, वेरिएबल जो भी नाम तुम लोगों ने दिया इक्वल्स टू वेरिएबल -1। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं इसको एक दफा, कि काउंट की वैल्यू थी 5। ठीक है, एंड काउंट, इसको डिक्रीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट -1। ठीक है, इससे आपकी अब नई वैल्यू आके क्या काउंट में स्टोर होगी, इस कमांड के बाद 4। ठीक है, अब तुम लोग मुझे इसका आउटपुट बताओगे, इस कोड को भरोगे इस तरह से। ठीक है, और इसका आउटपुट बताओगे, इस कोड को भरो, क्या डिस्प्ले होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। 4 5। अच्छा, पहले कमांड पढ़ते हैं। n1 को उसने 3 जगह किया, n4 को n2 को 4 जगह साइन किया, n1 इक्वल्स टू n1 + 1। 3 की वैल्यू हो गई 4 और n2 हो गया 5। नई वैल्यू जिसकी ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके होगी, तो आउटपुट क्या होगा, 4 और 5। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, आउटपुट 4 और दूसरी लाइन में 5। अगेन तुम लोगों को ये रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगर दो सेपरेट लाइंस में आउटपुट शो करवाने हो तो हम लोग आउटपुट भी सेपरेट लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तुम लोग एक और में चीज बताता जो साथ में, अगर मैंने आउटपुट ये लिख देता हूँ ना, आउटपुट n1 n2, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा आउटपुट कैसे दिखेगा, एक ही लाइन में ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी याद रखना है। तो आउटपुट मेरा सेपरेट लाइंस में आ रहा है 4 और 5। ठीक है, अब मुझे इसका डिफरेंस बताओ, सॉरी आउटपुट बताओ। एक दफा पढ़ लो ध्यान से, क्या लिखा है इसमें। अच्छा नहीं, सही है, 2 और 5। इधर हो रहा है हमारा पहले ये कमांड पढ़ी, m1 के अंदर 3 स्टोर है, इधर -1 है, तो आगे क्या स्टोर होगा, 2। n2 के अंदर 2 स्टोर हो गया, इधर क्या है n2 के अंदर, एक सेकंड n1 के अंदर स्टोर हो गया, माय बैड। अब n2 के अंदर हमारा 4 स्टोर है, इसको इंक्रीमेंट करें तो 4 + 1 क्या होता है, 5, और n2 के अंदर ही आके स्टोर हो रहा है। ठीक है, n2 के अंदर ही आके 5 स्टोर हो रहा है। तब जब आउटपुट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 और 5। अच्छा, अब इसको एक दफा करने की कोशिश करो। एक सेकंड, ये वही है मेरे ख्याल में, नहीं, इसका आउटपुट बताओ। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, स्टेप बाय स्टेप चाहे तुम लोग चल लो, टेबल बना लो जिस तरह मैं बनाता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नीचे तो n1 आ गया है। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो, अगर इस तरह का निकाल लो ना, ओके, अब देख लेते हैं। इस तरह को समझ ना हो, इस तरह का समझ ना हो, टेबल ऐसे बना लिए करो। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेरे प्रोग्राम ने 2 लाइनें पढ़ी, ये n1 और n2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, अब n1 के अंदर आकर उसने 3 असाइन किया, n2 के अंदर आके 4 असाइन किया। अब पहले इसने क्या कमांड डाली है, n1 - 1 डिक्रीमेंट हो रहा है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एक सेकेंड रुको, अभी देखो 2 और यहाँ पे 3 है। अब ये कह रहे हैं n2 को जाके एक वैल्यू साइन करो, n1 + 1।
मतलब कि n2 के अंदर ऑलरेडी वैल्यू क्या है 3 है, पर इसको जाके हम लोगों ने n1 + 1 करना है। n1 के अंदर भी क्या स्टोर्ड है 2, इसको +1 मैंने किया, ठीक है, देखो अभी 2 स्टोर्ड है नहीं यहाँ पे मैंने +1 किया, और इसकी वैल्यू को जाके साइन कर देना n2 को, तो 2 + 1 हो गया 3, ठीक है, इधर 2 है और ये जाके साइन हो रहा है n2 को, तो ये भी जाके साइन इधर क्या आ जाएगा 3। ओके, इनिशियली 4 था, माय बैड, मैंने गलत लिख दिया था, पर ये आ गया आपका, ठीक है। और आउटपुट जब n2 को हम लोग करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट 3, ठीक है। इन चीजों को ध्यान से पढ़ने के वेरिएबल अब कौन सा यूज हो रहा है। अच्छा, कोई इसमें क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो अभी। क्लियर है, आगे चलते हैं फिर। बस इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग अब तुम लोगों को समझ आ गया, सिंटैक्स भी समझ आ गया, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, किसी भी वेरिएबल को बाय 1 अगर हम लोगों ने इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करने के लिए काउंट इक्वल्स टू काउंट -1, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, सूडोकोड स्टेटमेंट्स दैट चेक्स फॉर कंडीशंस। अगर हम लोगों ने कोई कंडीशन चेक करनी है, फॉर एग्जांपल चेक करना चाह रहे हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इफ, देन एल्स, एंड इफ, या तुम लोग का केस ऑफ अदरवाइज के बारे में, ठीक है। हम लोग अब नॉर्मली जो मोस्टली यूज करेंगे ना वो यही होगा, बहुत ही कम सिनेरियोज में हमें केस ऑफ अदरवाइज यूज करने की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि हम लोगों ने ये मोस्टली यूज करें तो पहले इसको सबसे बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज क्या करती है, ठीक है। अब पहली बात, कंडीशन चेक करने की जरूरत क्या है हमें, ये मैं तुम लोगों को बताया था। फॉर एग्जाम्पल मेरी ना एक्स के अंदर कोई वैल्यू जाके स्टोर हुई है, ये अननोन है, ठीक है, मेरे यूजर ने कोई आउटपुट देना है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम चेक करे कि ये इसके अंदर क्या वैल्यू है, तो मैं इसके अंदर कोई कंडीशन स्टेटमेंट लगाता हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे फौरन पता चल जाए मेरे प्रोग्राम को, जब एक्स के अंदर कोई वैल्यू आ गई है 2 से रिलेटेड, ये 2 आ गई है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कंडीशन बार बार चेक करनी पड़ेगी कि मेरा कोई ऐसी मैं कमांड डालूंगा कि मेरा प्रोग्राम चेक करता रहे कि वेरिएबल की वैल्यू 2 तो नहीं किसी सिनेरियो में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अभी नहीं समझ आया तो आगे समझ आ जाएगा, उसका इशू नहीं है। अब पहले हम लोग करते हैं इफ, देन एल्स, एंड इफ को, ठीक है। अब तुम लोग मोस्टली ये ओ लेवल से भी यूज करते रहे हो, इधर भी आके यूज करोगे बहुत ज्यादा। इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, तुम लोग इफ डालते हो और जिस कंडीशन को चेक करना चाह रहे हो उसको यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या होती है ये भी अभी पता चल जाएगा हमें, पहले ये समझ लो इसका सिंटैक्स। फिर हम लोग डालते हैं देन को बाय द वे तुम लोग इसके आगे भी लिख सकते हो, एग्जामिनर अलाउ करते हैं, देन पर डालना लाजमी है। अगर क्रूज एग्जामिनर हुआ मार्क्स काट देगा, वैसे कम सिनेरियो में होता है, पर क्रूज एग्जामिनर हुआ इस चीज का मार्क काटेगा वो। हमारे पास वो रिक्वायरमेंट उधर लिखा हुआ है आपके गाइड के अंदर, स्टूडो कोड गाइड के अंदर, कि ये यूज करना जरूरी है देन को और एंड इफ को भी, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अब देन को तुम लोग इस तरह करके लिख सकते हो कि इफ के आगे इस तरह लगा लो अगर जगह कम पड़ी है, उसे ये अलाउ किया हुआ है आइदर वे, जिससे तुम लोग को इजी लगे। फिर आइडेंटिफिकेशन दी, और अभी इधर देन के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, वो कोड लिखेंगे, वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा या परफॉर्म करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि कंडीशन मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोग एग्जाम्पल दी थी कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जैसी 10 हो मुझे किसी तरह पता चल जाए, ठीक है, तो मेरे कंडीशन क्या किया, मेरे स्टेटमेंट ने इस कंडीशन को चेक किया, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये मेरा क्या करेगा, प्रोग्राम देन के ऊपर मूव कर जाएगा, और ये वाली जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी है इसको आके परफॉर्म करेगा, रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और फिर आखिर में हम लोगों ने एंड इफ लाजमी लिखना है। पहले इफ देन एंड इफ को समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले, कंडीशन को समझने के लिए पहले कंडीशन क्या हो सकती है, हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स को। इसकी पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, चलो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इफ नम इक्वल्स टू 10 देन आउटपुट नम एंड इफ। अब मेरा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, पहली लाइन में चेक करते हैं, अभी देखो पहली लाइन में चेक करेगा, एक वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, मे बी ये यूजर इनपुट कर रहा है, ये ऊपर वाले कोड का हमें नहीं पता अभी, ठीक है, पर एक वेरिएबल है जो ये कंडीशन को चेक कर रहा है कि नम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। अगर नम के अंदर उसने देखा कि 10 स्टोर्ड है, इस कंडीशन को चेक करेगा। अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल नम के अंदर एग्जैक्टली 10 स्टोर्ड है, मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, इसको ट्रू कंसीडर कर लेगा और देन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। देन के ऊपर आके क्या करेगा, अब मेरी ये स्टेटमेंट लिखी है आउटपुट नाम, मतलब कि ये स्टेटमेंट को आके परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू क्या होती 9, ये कंडीशन ट्रू ना होती, फिर क्या करता, फिर इसको इग्नोर कर देता, इधर आके से मेरी कुमार ने कंडीशन को चेक किया, नम इक्वल्स टू 10, क्या है, नम इक्वल्स टू 10 है, मैंने देखा 9 है, मेरे प्रोग्राम ने देखा 9 है, तो इसको आके गलत कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करेगा, जब देन के ऊपर खाली मूव करेगा ये स्टेटमेंट तब परफॉर्म करेगा जब नाम की वैल्यू 10 होगी, तभी खाली यहां आ सकेगा, उसके अलावा नहीं आ सकेगा, ठीक है।
अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कंडीशंस को, कंडीशन क्या क्या डाल सकती है, क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं प्लस माइनस वगैरह पढ़े हैं। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, वो अब हम लोग करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को थोड़ा आइडिया से भी होगा लेवल्स में कि इस साइन में और इस साइन में क्या फर्क है। ये आप करते हो एक वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है। ये आप यूज करते हो एक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है मेजर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू साइन, इसको हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा एक कंडीशनल ऑपरेटर है। हम लोगों ने देखा कि इधर हम लोग यूज भी कर रहे थे इफ नाम इक्वल टू 10, लेकिन ये तो यूज कर रहे थे, ये चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं नाम वेरिएबल की वैल्यू को और 10 की वैल्यू को, ठीक है। अगेन अगर ये ऐसे होता है, इन दोनों में डिफरेंस है, इधर हम लोग असाइन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नाम के अंदर जाके 10 असाइन हो रहा है, नहीं, इसको हम लोग कंपेयर के लिए यूज कर रहे हैं। इस ऑपरेटर के साथ हम लोग इस वाले के साथ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं एग्जांपल तुम लोग के ऑपरेटर के साथ। इफ x इक्वल्स टू 10, इसमें क्या कर रहा है, मेरे x की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है 10 के साथ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ये मतलब नहीं कि x को असाइन कर रहा है 10 को, ठीक है। इफ नेम इक्वल्स टू अली, इसमें क्या करें कि चेक करें मेरे नेम वेरिएबल के लिए क्या अली स्टोर्ड है। फिर इफ नाम इक्वल्स टू 2, चेक कर रहा है मेरी स्टेटमेंट के क्या मेरे नाम वेरिएबल के लिए 2 स्टोर्ड है। एंड n1 इक्वल्स टू 2.0, ये स्टेटमेंट चेक करिए क्या मेरे n1 वेरिएबल में 2.0 स्टोर्ड है। ये सारी कंडीशन चेक कर रहा है मेरी, ठीक है। अगला फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन साइन। ये तुम लोग मोस्टली मैथ्स के अंदर भी पढ़ते हो, एक्स इज ग्रेटर देन 2, या तुम लोग उसमें डोमेन रेंज में पढ़ते होगे, इनइक्वालिटीज में भी पढ़ते हो, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन साइन। अब ये किस लिए यूज होता है, चेक्स इफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ग्रेटर देन अनदर, ठीक है। ये बेसिकली कब यूज करेंगे, अगर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है क्या ये इस वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे एक्स के अंदर स्टोर्ड है, एक्स के अंदर 10 स्टोर्ड है, नहीं, एक्स के अंदर 11 स्टोर्ड है। अब मुझे बताओ जब मेरा प्रोग्राम ये कंडीशन रन करेगा, ये कमांड को रन करेगा, क्या ये वैल्यू ट्रू होगी, क्या कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, ट्रू, क्योंकि मेरा एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो ग्रेटर देन है 10, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगी। तो हम लोग ग्रेटर देन का साइन भी ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं लेसर देन का साइन। ये तुम लोग का लेसर देन का साइन है। चेक्स इफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज लेसर देन अ नंबर, वो चेक करेगा कि क्या वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है नंबर, क्या इज इट लेसर देन 10। अब फॉर एग्जांपल नंबर के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है 9, क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि वो चेक करेगा क्या 9 इज लेसर देन 10, ये कंडीशन ट्रू है, तो उसको आगे देन की स्टेटमेंट पे चले जाएगा। अगर मेरे नंबर के अंदर स्टोर होता 11, क्या ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, वो चेक करेगा क्या 11 इज लेसर देन 10, नहीं, तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ना है लेसर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसे बेसिकली आप इक्वल टू का भी साइन लगा रहे हैं, तो ये क्या चेक करते हैं कि क्या एक वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, इफ नाम इज ग्रेट सॉरी लेसर एंड इक्वल, पहले पढ़ते हैं, इज लेसर और इक्वल टू 10, मतलब कि चेक करेगा क्या इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है क्या ये लेसर देन 10 है या इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसको सेपरेटली चेक करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे नाम के अंदर 7 स्टोर्ड है, क्या कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैंने इसके अंदर 11 स्टोर किया है, क्या कंडीशन ट्रू होगी, नहीं, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैंने 10 स्टोर किया, क्या कंडीशन ट्रू होगी, यस, क्योंकि इसमें अब इक्वल टू के लिए भी चेक कर रहे हैं। इसमें मतलब कि इस तरह स्पेस कह रहे हो जिस तरह इसमें मैंने डाला हुआ है, हाँ स्पेस डालोगे, डाल लो, मेक इट इजी। आप इकट्ठा करके लिख दो, एग्जामिनर के लिए मुश्किल होगा ना। अच्छा देख लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है, अब चेक करेगा कि क्या एक वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अ वैल्यू, ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लो अब एक दफा। इफ नाम इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, अगर मेरे नाम के अंदर क्या स्टोर है 12, मेरे नाम के अंदर 12 स्टोर है, क्या कंडीशन ट्रू है,
अगर मेरे नाम के अंदर 9 स्टोर है, क्या कंडीशन ट्रू है? नो। अगर 10 स्टोर है तो ट्रू हो गई, क्योंकि अब इक्वल टू के लिए भी चेक कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला साइन भी याद रखना, ये कभी कभी मुझे कंफ्यूजिंग लगता था। नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग ये वाले साइन यूज करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को इसकी एग्जांपल देता हूँ, मुझे अब तुम लोगों ने बताना है कि ये ट्रू है कि नहीं। इफ नाम इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। अब मेरे नाम के अंदर क्या स्टोर है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? फॉल्स है कि ट्रू है? नाम के अंदर 10 स्टोर है, मेरी ये स्टेटमेंट है, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू के लिए चेक कर रहा है, ठीक है। मेरे नाम के अंदर 1 स्टोर है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, क्योंकि मेरा नाम इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अभी पढ़ लेते हैं दोबारा से। इफ क्या करते हैं, हमारी कंडीशन के लिए चेक करते हैं। देन क्या करते हैं, अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई ना, हमारा प्रोग्राम देन के लिए, देन के ऊपर मूव कर देगा। अभी हम लोगों ने देखा ना, इफ देन हमारा प्रोग्राम हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइन बाय लाइन चलता है। उसने ऊपर वाली लाइन जब एग्जीक्यूट की, इफ के ऊपर आएगा, इफ के लिए वो कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तब हमारा प्रोग्राम देन के ऊपर मूव कर जाता है, नहीं तो वो आगे वाली लाइनों के ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये अब चीज याद रखनी है। एंड जब देन के ऊपर आ गया, देन के ऊपर क्या करेगा, इफ द कंडीशन इज ट्रू दिस लाइन एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिलो इट। मतलब कि अब जो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मेरा प्रोग्राम देन के ऊपर आ गया, अब देन के नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, मेरा प्रोग्राम उन्हें एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, उन्हें परफॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी एक दफा देख लेते हैं। अभी देखो, एक कोड लिखा हुआ है, एक्स के अंदर वैल्यू साइन है 3, इफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, तो मेरा कोड क्या करेगा, देन आउटपुट एक्स। उसे देखा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसने एक्स को जाके वैल्यू साइन 3 कर दी, फिर अब ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है क्या एक्स इक्वल टू 3 है। अब मुझे बताओ एक्स इक्वल टू 3 है, यस। तो वो क्या करेगा, इस लाइन से देन वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वाली लाइन के नीचे आके जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसे परफॉर्म करेगा, आउटपुट एक्स। तो मेरा डिस्प्ले क्या आ जाएगा, सिंपल 3, क्योंकि आउटपुट कर रहा है वो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी उसको उसने आउटपुट कर दिया। को मीटिंग क्लीन कर देते जरा। उसमें उसमें वेबसाइट का वैसे अपना इशू हो सकता है, पर देख लो। हाँ, उससे ऐसे है थोड़ी। अब तुम लोगों ने वैसे अगर बेसिक लॉजिक चेक करनी है तो उसके लिए यूज करो, सिंटैक्स वगैरह के लिए इतनी वो नहीं है अच्छी, तो कोई और ढूंढ लेंगे, उसका इशू नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे इसका आउटपुट तुम लोग खुद ही बताओगे, इसका आउटपुट मुझे खुद ही बताओगे, डिस्प्ले क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर? कुछ भी नहीं, क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं है। कैसे, नाम के अंदर से हम लोगों ने 3 स्टोर किया हुआ है। अब मेरी ये कंडीशन चेक किया कि मेरी नाम की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, क्या 3 ग्रेटर देन 3 है? नो। तो इसलिए कुछ भी नहीं करेगा, देन को इग्नोर करेगा और आगे वाले जो भी लाइनें लिखी होंगी उधर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इफ देन एंड इफ हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग एक और चीज करने लगे हैं। इसका दूसरी लॉजिक है, इफ देन एल्स एंड इफ, ठीक है। अब इसका भी सिंटेक्स देख लेते हैं, ये भी वैसे ही चलता है। पहले हमारी कोड क्या करेगा, इफ की कंडीशन के ऊपर आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसकी क्या होती है, यहाँ पे आगे इसने देखा कि इफ के आगे जो भी कंडीशन लगी है उसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तब देन के ऊपर आएगा। अब देन क्या करता है, इसके नीचे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है उसको परफॉर्म करता है। ये हम लोग इफ देन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एल्स क्या करता है, एल्स क्या करते हैं, अब देखो, लैग कर रहा है, वेट, अच्छा चलो। अब एल्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन यू वांट योर प्रोग्राम टू डू इफ कंडीशन वाज नॉट ट्रू। देखो, इसका सिंटेक्स ऐसे है कि इसने पहले इधर आके कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तब देन के ऊपर आता है, पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये सिंपल एल्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के ऊपर, दोनों के दरमियान। और एल्स के ऊपर आकर जो भी नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी है उन्हें परफॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नीचे जाते हैं, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, वैसे ही बोल दिया, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं जरा। अच्छा, मुझे खुद ही बताओ, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 11, ठीक है। कैसे, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस प्रोग्राम के लिए। एक्स के अंदर वैल्यू साइन है 10, ठीक है। अब पहली कंडीशन में उसने आके चेक किया, क्या एक्स है ग्रेटर देन 10, ठीक है, क्या ये वैल्यू ट्रू है?
नो, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ट्रू होती है तब देन के ऊपर हमारी लाइन मूव कर देती है, प्रोग्राम जो भी हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होता है। पर जैसे ही फॉल्स हुई तो सिंपल जंप मार देगा एल्स की तरफ। अब एल्स के ऊपर आके जो भी प्रोग्राम के नीचे स्टेटमेंट लिखी है ना उसको परफॉर्म कर देगा। अभी कंडीशन नहीं ट्रू थी, एल्स के ऊपर आके इसने क्या किया, एक्स के अंदर एक्स को आके इसने इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, 10 इक्वल टू 10 प्लस वन। तो अब आउटपुट एक्स ने कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 11, ठीक है। अब इसका मुझे आउटपुट बताओ क्या होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया, n1 इज n को वैल्यू साइन 7 की, ठीक है। अब मेरी पहली कंडीशन ने चेक किया कि क्या 7 इज लेसर देन 6, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, तो उसे क्या किया, जंप कर गया एल्स के ऊपर। अब मुझे ये बताओ इधर क्या कर रहे हैं, आउटपुट n1, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 7। अब इसका आउटपुट बताओ, इसको बना दो, स्टेप बाय स्टेप चलो, इसे यूं करने दो। मुझसे क्या आउटपुट होगा इसका, आउटपुट 12 होगा। उसने अब ये क्या किया, पहली लाइन को किया, नाम के अंदर 10 वैल्यू साइन आगे कर दी, दूसरी लाइन पे चला, इफ नाम इक्वल्स टू 10, क्या नाम इक्वल्स टू 10 है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो उसने फिर ये एक लाइंस को एग्जीक्यूट किया। उसने क्या किया, अब नाम इक्वल्स टू नाम प्लस 2 कर दिया, इंक्रीमेंट बाय 2 कर दिया उसने, ठीक है। तो नाम के अंदर क्या स्टोर था, 2 10, एंड इसको प्लस 2 कर दिया और दोबारा नाम के अंदर आके स्टोर कर दिया। तो अब नाम के अंदर आके क्या स्टोर हुआ, 12, और उसने आउटपुट कर दिया नाम को 12 को, ठीक है। तो आउटपुट होगा, मुझे बताओ एल्स की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। अब इसका बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा, प्लीज इधर देख लो, ना करो, फोकस कर लो। अब्दुल्ला आदिम, अब्दुल्ला, 0 जगह, चलो सही है। उसने क्या किया, नंबर को 7 असाइन किया, नंबर क्या 7 ग्रेटर देन 7 है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, वो उसने क्या किया, इधर से छलांग मार दी एल्स पे, ठीक है। अब एल्स के ऊपर सिंपली इसने क्या किया, नंबर को 0 असाइन कर दिया, इधर 7 था, अब 0 असाइन कर दिया और नंबर को आउटपुट कर दिया। तब नंबर क्या आउटपुट हो रहा है मेरा, 0, ठीक है। इसको अब एक दफा पढ़ो, इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, क्या होगा इसका आउटपुट, मुझे बताओ, तुम दोनों बताओ। अब्दुल्ला क्या आउटपुट होगा, 0 क्यों होगा, ओके ओके, ठीक हो गया। अब देखो मेरे प्रोग्राम ने पहले नम 1 को ये साइन किया, नम 2 को ये साइन किया, चुप कर जाओ, अभी दफा देख लो। उसने ये किया, 7 को कंपेयर किया 7 के साथ, इज 7 नॉट इक्वल टू 7, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उसने क्या किया, क्या वो देन पे जाएगा, नहीं, वो सीधे चले जाएगा एल्स पे, ठीक है। और एल्स के ऊपर आउटपुट आगे क्या कर देगा, नंबर 2 को। अब बताओ नंबर 2 के लिए क्या साइन था, 0, तो उसने आउटपुट सिंपल 0 का दे दिया, ठीक है। अब ये तुम लोग एक कोड सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्चुअली तुम लोग को अंडरस्टैंड हो गया, प्रैक्टिकली देखो थोड़ा। Write a pseudocode that takes a number from user. If a number is greater than 10, program should output number out of range. आउटपुट ये करेगा, एक डिस्प्ले देगा, मैसेज देगा, नंबर आउट ऑफ रेंज। डिक्लेयर वगैरह कर लेना, एंड पे चाहे कर लेना, पर करना जरूर, मैं तुम लोग को बता दिया था उसका। कैन के ऊपर आप आगे भी डिक्लेयर कर सकते हो, यू कैन ट्राई टू, अगर तो ये चाहिए अच्छी रही है।
सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ओके क्यों? सर बस ये लिख सकते ऐसे इनपुट लिया है तुमने, अच्छा लिया है इतना N1। अच्छा तुम्हें इनिशियलाइज N1 को करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था जिस वेरिएबल का हम लोग इनपुट लेते हैं उसे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अच्छा मैं भूल गया। खाली जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसको करते हैं, ठीक है। अब इसको देख लो, डिक्लेयर वगैरह का मैंने कहा था बाद में मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। और मैंने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में बाद में करूंगा, उसके लिए 4-5 लाइनें मैंने छोड़ दी। फिर मैंने क्या लिखा, इफ, मुझे कमांड बताओ क्या लिखूंगा, इफ नम इज ग्रेटर देन 10 देन आउटपुट नंबर आउट ऑफ रेंज। क्या मुझे इधर एल्स डालने की जरूरत है? हम लोगों ने सिंपल क्या किया, एंड इफ। एंड इफ ये लास्ट में रखना है, सिंटेक्स का भी ध्यान रखना है। अगेन मैं कह रहा हूँ कोई एग्जामिनर क्रूज मिल गया तो तुम लोगों के इसी चीज पे मार्क काटेगा। इनिशियलाइज बेसिकली एक वैल्यू तुम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले साइन कर देना। और मैंने इधर वो लिया, इनपुट भी ले लेते हैं, लॉजिक अभी चेक किया हम लोगों ने खाली। इफ नाम सॉरी इनपुट नाम, मैसेज देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने इसमें भी कुछ कहा नहीं है। अरे तुम क्या कह रहे हो, जिसका हम लोग जिस नंबर को हम लोग जिस वेरिएबल का इनपुट ले रहे होते हैं ना, ठीक है, उस वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका कोई हम लोग अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, फॉर एग्जांपल आंसर का हम लोग करते थे ना, आंसर इक्वल्स टू n1 प्लस n2, जिसके ऊपर कोई मैच परफॉर्म हो रही हो ना, तो इसको हम लोग आकर डिक्लेयर करना लाजमी होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। जिसको इनपुट ले रहा हो उसको करने की जरूरत नहीं है इनिशियलाइज करना, ठीक है। अच्छा अब इसको करने की कोशिश करो, इनपुट लेते हुए भी अप्रोप्रिएट मैसेज देना यूजर को। कोड को भरो, write a pseudocode that asks user for their account balance. If the account balance is below 100.0, program should output a message low account balance, else program should output good balance. Does not matter. Does not matter. Declare account so account balance account हुआ डबल इक्वल टू साइन कुछ होता है पाइथन में होता है, वो इसमें नहीं होता। हाँ पाइथन में होता है, इधर नहीं होता शुरू को। तुम्हारा ना इधर जो देन है ना वो पाइथन के लिए कॉलन है, ठीक है। अच्छा चलो लिखूं, सर आप चेक करिए लैपटॉप में नहीं ओके ओके सही है। अच्छा अब देख लो एक दफा, पहले मैंने कहा था डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन वाला काम मैं बाद में करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैंने 3-4 लाइनें छोड़ दी। अब सबसे मैंने क्या किया, मैं यूजर से एक अप्रोप्रिएट मैसेज मैंने कहा था देना है, तो मैं आउटपुट दूंगा, प्लीज एंटर योर अकाउंट बैलेंस। मुझे बताओ आगे मैं क्या लिखूंगा,
इनपुट वेरिएबल को तुम लोगों ने क्या नाम दिया है? अकाउंट बैलेंस। इसको मैं ऊपर जाके बाद में डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे मैं क्या लिखूंगा? इफ अकाउंट बैलेंस इज लेस देन 100.0। 100 क्यों नहीं लिख सकता खाली? क्योंकि रियल के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। देन आउटपुट मैं अब्दुल्ला वाला यूज करूंगा, चलो। Thank you, sir. else output ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? पैसे वाला लिख दूं क्या? अच्छा चलो बस बस बस। अब देखो मैं डिक्लेरेशन का काम ऊपर आगे कर देता हूँ। जो जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, इधर खाली एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ डिक्लेयर अकाउंट बैलेंस कॉलन रियल के इंटीजर, क्योंकि ऊपर स्पेसिफाई उसने किसी वजह से ही किया है सवाल में, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को मैंने एक और क्वेश्चन देना है, आई गेस ये एज एन असाइनमेंट दे सकता हूं मैं, बल्कि तुम लोग कर सकते हो, ट्राई करो। राइट अ pseudocode that takes an input from the user and checks if the number is even or odd। even or odd, थोड़ा आप सोचो इसके बारे में। वो लेवल्स में किया है ना, कई लोग पहली दफा कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तुम फिर आराम से देखो स्क्रीन को। इवन एंड ऑड का कैसे पता चलता है, सोचो। सोचो, मुझे क्या पता। अपने अब तुमने लॉजिक मुझसे नहीं पूछा, खुद लॉजिक लगाओगे फिर ही बिल्डअप होगा यहाँ से। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। लिख लो एक दफा, बस एक बार लिख लो, देर में आ जाएगा ना, थोड़ा सिंटेक्स बैठ जाएगा। एक दफा दोबारा लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ मोड ही कर रहे हो। वही तो है ना, तुमने इफ देन एंड देन, कुछ तो लिखो ना। कुछ तो लिखो। इवन एंड ऑड चेक कैसे करेगा तुम, पहले ये सोचो। इवन क्या होता है? ओ माय गॉड, तुमने अभी ऑलरेडी आधा तो फिगर आउट कर लिया यहाँ पे। अब पूरा सोचो ना। उसका ना देखो, खुद सोचो, मजाक के अलावा। अभी यहाँ से बिल्डअप होगा, तुम्हारे जहन में चीज आके बैठेगी कि सवाल इस तरह के आ रहे हैं, सोचना पड़ेगा मुझे जरा। सोचो जरा, बड़ा हो गया क्या इक्वल हो सकता है? हाँ सही है। ठीक है, ठीक हो गया, हो गया। मुझे बताओ, डिक्लेरेशन वाला काम कर लिया, इनपुट अब मैं क्या करूं? वेरिएबल को क्या नाम दिया तुम लोगों ने? नाम। अब मैं कंडीशन क्या डालूंगा? कंडीशन क्या डालूंगा मैं? मुझे बताओ, बल्कि नहीं, इधर से बताओ तुम लोगों ने क्या किया है, मैं लॉजिक चेक करना चाह रहा हूँ। तुमने क्या किया है? इफ n1 mod 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये काम तुम लोग कर सकते हो, या एक और काम कर सकते हो कि पहले चेक कर लो किसी और जगह पे जाके। फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ, आर का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एंड इसके ना मैं रिमाइंडर के लिए ऑटोमेटिकली तीसरे वेरिएबल में कमांड डाली जा रहा हूँ। क्या तुमने क्या, सॉरी क्या था? नम mod 2, दोनों सही है। अगर इफ के अंदर ही जाके तुम लोग डायरेक्टली ये डाल रहे हो तो इश्यू नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आर इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर तुम लोग ये सारा कुछ डायरेक्टली इफ की कंडीशन में डाल रहे हो
तो ये भी चलेगा, ठीक है, इश्यू नहीं है। और मैं जरा आप डिफाइन करके लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इफ r इज इक्वल टू 0 देन क्या मैं कंडीशन डालूंगा, देन आउटपुट, क्या आउटपुट दूंगा मैं, E1, इसके आगे एल्स आउटपुट और, ठीक है, एंड इफ लाजमी डालना है, एंड इफ। अच्छा तुम्हें क्या नहीं समझ आया, मुझसे पूछ लो, कौन सी चेंज कर सकता हूँ? हाँ तुम चाह रहे हो कि मैं ये डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ, तो लिख लो, मसला नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम ये कर रहे हो ना R1 को मिटा के, तुम अगर ये भी कर रहे हो ना, num mod 2 इक्वल टू 0, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो तुम्हें इजी लगे। पर फिलहाल मैंने इसके लिए नोट्स के लिए, ताकि इजी हो, मैंने यहाँ कर लिया अलग से। जो भी इसका आंसर होगा R में जाकर स्टोर होगा, और फिर हम लोग R की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। इशू नहीं है, कुछ भी कर लो, एग्जामिनर सब कर लेगा, और कोड भी चल जाएगा। सर चार्जर चाहिए आपको? कोई इशू तो नहीं है और? तो फिर अगली क्लास में बाकी करते हैं। सर चार्जर चाहिए?